Hello future officers, my name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to ITU classes। दोस्तों आज है नवंबर 11 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन की एनालिसिस, जहां पे हम लोग बात करेंगे सीबीआई के बारे में। सीबीआई के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे, सीबीआई का मैंडेट क्या है, उसके अलावा जो करंट में क्राइसिस चल रहा है जिसके बेसिस पे आज का आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और हमारे जीएस पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन है वहां पे आपको इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे जीएस पेपर 3 का सिलेबस देख सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी वाला, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस आखिरी लाइन में, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। मतलब ये हमारे यूपीएससी के मेंस का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। पास्ट में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फ्यूचर में भी डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करते हो तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें कौन कौन सी एजेंसीज पढ़नी पड़ती हैं उसकी लिस्ट आपको यहां पे दिया हुआ है। एनसीटीसी, आईबी जिसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भी आजकल काफी न्यूज में है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो विजिलेंस एजेंसीज होती हैं, आपका जो डीआरआई होती हैं, तो कुछ ये आपके पास एजेंसीज हैं जिसके बारे में एग्जाम के में आपको पढ़ना पड़ता है। आज के जो आर्टिकल की जो खबर है, जो मतलब मेन मुद्दा रहेगा हमारा फोकस, वो किसके ऊपर रहेगा? वो रहेगा सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन थोड़ी सी पहले आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। 1941 में एस्टेब्लिश किया गया था इसको एज अ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, और इसको किस पर्पज के लिए किया गया था? डोमेस्टिक सिक्योरिटी, यानी कि जो कंट्री के अंदर में जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से इसको किया गया था। बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने यह पाया कि उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट में दुनिया भर का करप्शन हुआ है। अब उस करप्शन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 बनाया गया, जिसके तहत आज के समय में सीबीआई काम करता है। ये जो इसको बनाया गया था शांतानाम कमिटी की रिकमेंडेशन पे। शांतामन जो कमेटी है उसने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो था हमारा, उसके एक्ट के अंदर रिकमेंडेशंस दिया था कि आप उसको चेंज करिए। बाद में उसको चेंज कर दिया गया, तो 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया। तो आज भी सीबीआई इसी के अंडर में काम करती है। इसका मतलब ये है कि जो सीबीआई का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो दिल्ली तक ही लिमिटेड है। बाद में इस ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा दिया गया, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर में ये काम करता है, मतलब इसका अटैच्ड ऑफिस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम नहीं करता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलग है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर में काम करता है। इसका जो मेन एरिया होता है काम करने का सीबीआई का, वो होता है एंटी करप्शन। एक होता है आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्राइम्स, ठीक है। एक होता है आपका स्पेशल क्राइम्स, जैसे किसका मर्डर आपने कर दिया या कुछ इस तरह की चीजें कर दी तो वो आपका यहां पे आ जाता है। ये कई सारे केसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब इंस्पेक्शन कर सकता है, इंटेरोगेशन कर सकता है, सीजर कर सकता है, सर्च कर सकता है। जैसे जहां पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे सीबीआई का रोल हो जाता है। किसी ने कोई फ्रॉड किया है, कोई करप्शन किया है, या किसी पेपर वेपर के अंदर कुछ भी मतलब किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वहां पे इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो कार्रवाई सीबीआई कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारे और भी केसेस है जहां पे आप देख सकते हो, जहां पे सीबीआई इंस्पेक्ट कर सकता है। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इंस्टाग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, देखिए नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे एक मैसेज ड्रॉप करें, हम आपको लिंक भेज देंगे, तो यहां से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें भी आप यहां पे पढ़ सकते हो। तो सीबीआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो ये है, लेकिन सीबीआई दोस्तों बहुत क्रिटिसाइज भी की जाती है बहुत बार सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई के ऊपर बेसिकली सरकार का काफी कंट्रोल होता है। एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे सीबीआई को जो हेड करता है ना, वो आईपीएस ऑफिसर करता है ना। इंडियन पुलिस सर्विसेज का जो टॉप ऑफिसर होते हैं वो इसको हैंडल करते हैं। अब आईपीएस जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है जॉब है, इसका मतलब वो अपने ऑफिशियल्स के थ्रू ये जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको सेंटर इन्फ्लुएंस कर सकता है। और बहुत बार सीबीआई का मिसयूज भी किया गया है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इसके जो ऑफिस स्टाफ होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसकी वजह से कई बार मिसयूज किया गया है। जब बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे 2G स्कैम हुआ या फिर बोफोर्स स्कैम हुआ, ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए जहां पे
सीबीआई का मिसयूज किया गया है। लेकिन बहुत बार केस में ऐसा देखा गया है कि सीबीआई ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं डेफिनेटली, वो तो जैसे हमेशा होता ही है। वो तो बात हमेशा यहाँ पे रहेगी। लेकिन आज के जो आर्टिकल का मेन मुद्दा है वो होता है जर्नल कंसेंट फॉर सीबीआई। ये क्या है जिसके ऊपर आज की एनालिसिस बेसिकली वो फोकस्ड है। देखिए ये बताता हूं क्या है, व्हाट इज जर्नल कंसेंट ऑफ सीबीआई। देखिए सेक्शन 6 जो है ना, दिल्ली पुलिस स्पेशल जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके अंदर सीबीआई काम करता है, इसके अंदर जो सेक्शन 6 है वो कहता है कि अगर 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 सीबीआई को किसी केस के अंदर कार्रवाई करनी है किसी स्टेट के अंदर जाके, तो उसके लिए उस स्टेट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, उसको उस स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। बिना स्टेट की परमिशन के सीबीआई वहां पे कार्रवाई नहीं कर सकता, वहां पे जाके इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, सीजर नहीं कर सकता। ये एक सेक्शन 6 के अंदर में दिया हुआ है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब स्टेट का यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भैया फेडरल कंट्री है ना, तो स्टेट का भी कार्रवाई होगी। और वैसे भी ये कोई आर्मी तो है नहीं, ये पुलिस डिपार्टमेंट ही है ना। दिल्ली पुलिस के अंदर में ही इसका बेसिक ज्यूरिसडिक्शन है। और पुलिस हमारे यहां पे एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो अगर ये पुलिस स्पेशल जो पुलिस है सीबीआई, अगर ये स्टेट की टेरिटरी में जाके काम करेगी तो स्टेट की परमिशन इसको चाहिए, उसके बिना ये कार्रवाई नहीं कर सकता, ऐसा सेक्शन 6 के अंदर में लिखा हुआ है। और ये हमें पहले ही पता है कि सीबीआई का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो दिल्ली तक ही सीमित है। अब ये जो कंसेंट, जो परमिशन दी जाती है स्टेट के द्वारा, वो दो तरह की होती है। एक होती है आपकी जनरल कंसेंट और एक होता है आपका स्पेसिफिक कंसेंट। देखिए मान लो सीबीआई को किसी स्टेट में केसेस की इंस्पेक्शन करनी है या कुछ कार्रवाई करनी है, तो वो हर बार स्टेट से परमिशन थोड़ी लेगा, है ना। आज भी परमिशन, कल भी परमिशन, परसों भी परमिशन, क्योंकि केस तो चलते ही रहते हैं। तो इसके लिए स्टेट क्या करती हैं, स्टेट अपने वहां पे एक गाइडलाइंस बनाती हैं उन, और उसको वो सीबीआई को ना ओपन कंसेंट दे देती हैं कि भैया आप आइए, आपको हर बार हमारी परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको हर बार परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आपका मन करे आप यहां पे आके इंस्पेक्ट कर सकते हो। उसे कहा जाता है जनरल कंसेंट। तो ऐसा बहुत सारे स्टेट ने सीबीआई को दिया हुआ है, तो सीबीआई को परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब यह जनरल कंसेंट को हटा दिया जाता है, उस समय सीबीआई को हर केस के लिए सेंटर की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आप स्पेसिफिक कंसेंट कहते हो। तो जब जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर दिया जाता है तो स्पेसिफिक कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट उसको पर बेसिस पे दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है ना, क्योंकि देखिए स्टेट तो उस पुलिस का पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टेट होते हैं ना, ये अपने कंसेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो जो जनरल कंसेंट होता है ना, उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इस समय मिजोरम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला, झारखंड, इन स्टेट्स ने उसको विड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब अगर सीबीआई को इन स्टेट्स के अंदर कार्रवाई करनी है तो पहले उसको हर केस के लिए इन स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जनरल कंसेंट को हटा दिया है। एक चीज आप यहां पे गौर करो, ये सारी की सारी जो स्टेट के अंदर ना अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पावर में है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं कि इसको पहली बार किया गया है, पास्ट में भी इसको किया गया। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में कई बार इसको 1990s में, 2000s में भी इसको किया गया है। तो कोई नया मुद्दा नहीं है, पहली बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है कि अभी प्रेजेंट समय में ये थोड़ा सा ज्यादा एनहेंस हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वो लगातार सेंटर को के ऊपर ब्लेम कर रही हैं कि आप सीबीआई का मिसयूज करते हो, आप टारगेट करते हो हमारे लीडर्स को, है ना। वेस्ट बंगाल के अंदर आपने खास ये चीज देखी होगी। तो एक समस्या यहां पे ये है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ट्वीट करते रहते हैं कि सीबीआई जो है वो सेंटर के अंदर में काम करती है, सीबीआई जो है वो पपेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्या ये कहना सही है कि वो उसका पपेट है? इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कानून आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन विड्रॉ कर दिया गया है। अब जब विड्रॉ कर दिया है तो क्या अभी सीबीआई के पास पावर खत्म हो गई है? क्या अभी सीबीआई किसी स्टेट के अंदर जाके इंस्पेक्ट नहीं कर सकता? क्या वहां पे सर्च नहीं कर सकता? क्या अरेस्ट नहीं कर सकता? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पे है, जिसको हम लोग यहां पे हैंडल करेंगे। देखिए, हो सकता है कुछ स्टेट्स ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया हो, फिर भी सीबीआई की सारी पावर्स खत्म नहीं हुई हैं। कैसे? पहली बात तो ये कि जो पुराने केसेस थे, जो कंसेंट वापस लेने से पहले चल रहे थे, उन केसेस में अभी भी सीबीआई प्रॉपर तरीके से कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो नया
गाइडलाइंस जो लागू होती हैं वो होती हैं उस केस के बाद। तो पहले वाले केस में वो डेफिनेटली कर सकता है। एक चीज यहां पे और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कलकत्ता हाई कोर्ट का एक आदेश। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसके तहत कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा था, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉई किसी स्टेट के अंडर में अगर कोई काम करता है गलत, करप्शन या कुछ भी, उसके लिए सीबीआई को स्टेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने कलकत्ता के अंदर अगर कोई मान लो करप्शन कर दिया है तो उसके लिए सीबीआई को कलकत्ता गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था। या फिर किसी और स्टेट में, पंजाब, तमिलनाडु, कहीं भी हो सकता है। तो एक तो ये दो चीजें हो गई। दूसरी बात, अब इसको भी मान के चलिए, अगर सीबीआई को किसी स्टेट के अंदर कोई कार्रवाई करनी है, किसी को अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके लिए सीबीआई वहां का जो लोकल कोर्ट, जो सेशन कोर्ट होता है, वहां से लोकल कोर्ट की परमिशन भी ले सकता है। तो सेंटर परमिशन, स्टेट परमिशन दे या ना दे, ममता बनर्जी परमिशन दे या ना दे, लेकिन अगर वहां कल वेस्ट बंगाल का कोई लोकल कोर्ट अगर परमिशन दे देता है सीबीआई को, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो लोकल कोर्ट जो है वारंट इशू कर सकते हैं, और अगर लोकल कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया तो उसके बाद सीबीआई आराम से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इसका मतलब सीबीआई के पास अभी भी काफी हथियार है इन्वेस्टिगेट करने के। उसके बाद एक खास चीज और यहां पे है, वो खास चीज ये है कि मान लो किसी आदमी ने पंजाब के अंदर कोई क्राइम किया है, लेकिन अगर वो केस दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तब भी सीबीआई पंजाब में जाके कार्रवाई कर सकती है विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, झारखंड में ये केस हुआ था। झारखंड का एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे जो करप्शन में जो है उनको इन्वॉल्व पाया गया था, लेकिन वो करप्शन कहीं ना कहीं दिल्ली से भी रिलेटेड था, तो उस केस को रजिस्टर किया गया दिल्ली में। तो जब वो केस दिल्ली में रजिस्टर हो गया तो सीबीआई को झारखंड की सरकार की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में भी सीबीआई उस स्टेट में जाके कार्रवाई कर सकता है। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सीबीआई की पावर खत्म हो गई है किसी भी स्टेट में, क्योंकि अभी भी सीबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका यूज करके वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट हमने यहां पे देख लिए। अब बात ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एक्चुअली में सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की पपेट है? क्या एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सीबीआई को हैंडल कर सकती है? तो ये राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, इन्होंने कहा है पॉलिटिकल वेंडेटा। पॉलिटिकल वेंडेटा का मतलब ये होता है कि सरकार चुन चुन के अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के ऊपर कार्रवाई करती है, सीबीआई को उनके पीछे दौड़ा देती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर किसी को लगता है कि अच्छा वो मोदी जी के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है, उसके पीछे सीबीआई लगा दो, है ना, ऐसा कुछ माहौल जो है बनाया जा रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये बोलते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई कानूनी सच भी है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 2018 में, 2 साल पहले, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के अंदर, मतलब जो सेक्शन 17A था, इसको अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट के अंदर एक नया प्रोविजन जोड़ा गया। वो प्रोविजन ये था, अगर सीबीआई को किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में कार्रवाई करनी है तो उसको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपने करप्शन कर दिया है, आपके अगेंस्ट में अगर सीबीआई को कार्रवाई करनी है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब सीबीआई अभी अपनी मर्जी से किसी के अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं कर सकता है, सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। तो जिसके खिलाफ सरकार चाहे कार्रवाई हो सकती है, जिसके खिलाफ चाहे नहीं हो सकती, ऐसा 2018 के अमेंडमेंट के बाद हो गया है। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या बोलता है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के समय में सच्चाई यही है कि सीबीआई उन्हीं केसेस में कार्रवाई कर सकती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको परमिशन देती है। तो मतलब बहुत सारे अपोजिशन लीडर या जो इनको सरकार पसंद नहीं करती है, उनके खिलाफ अगर सीबीआई कार्रवाई करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देती है। लेकिन कई ऐसे पावरफुल लीडर्स हैं सरकार के अंदर में जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट में केसेस करने, इंस्पेक्शन करने के लिए सीबीआई को परमिशन नहीं मिलती है। आज के समय में कानूनी सच्चाई
यही है जैसा कि इस अमेंडमेंट से हमें पता चलता है। तो ये पूरे का पूरा सीबीआई वाला इशू थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो सीबीआई क्या है, इसका वर्किंग क्या है, कौन से केसेस को फॉलो कर सकती है, कौन से को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, प्रेजेंट में जो जनरल कंसेंट वाला इशू है वो क्या है, इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हम लोगों ने देख लिया है। इतना भी अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि मोर देन एनफ है। ठीक है। एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पिछले हफ्ते मैंने एक बुक खरीदी थी, ऐसे ही मार्केट में सीपी गया हुआ था, तो वहां से बुक खरीदी थी मैंने, साइकोलॉजी ऑफ मनी। और मैंने 4-5 दिन में लगातार इसको पढ़ लिया, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग थी ना ये। जब मैं इसको पढ़ने लगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पता लगने लगी, और बहुत चीज आपको जानने को मिलेगी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, इवन लाइफ को, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड वो दैट। बहुत अच्छी बुक है। अगर किसी को बुक पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ सकते हो, डेफिनेटली आपके पास समय है तो थोड़ा समय निकाल के आप बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसकी आपकी जो थॉट होती है वो ब्रॉड होती है, सोचने का तरीका आपका बदलता है, बहुत लाइफ में भी बहुत काम आती हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी मुझे ऐसा लगता है कि आप हर इंसान को कम से कम पढ़नी चाहिए। मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी लिंक पे जाकर, बहुत महंगी भी नहीं है, 200-250 की बुक है, आप इसको जाके खरीद सकते हो। तो मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन, आपको ये बुक ले लेनी चाहिए। खैर, तो ये था आज की वीडियो में पूरे के पूरी जो है एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया था तो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की बढ़िया बढ़िया खबरें लेके आते रहते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।